नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान पर एक बार फिर से आप सभी का। 1857 की क्रांति में हमने उसका आरंभ देख लिया था, परिचय देख लिया था कि किस प्रकार से क्रांति फैली, उसकी विभिन्न घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई, सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि जो क्रांति अपने जिन उद्देश्यों के साथ शुरू हुई थी, क्या क्रांति उन उद्देश्यों में सफल रही है अथवा असफल रही है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। प्लस ये देखेंगे कि विभिन्न इतिहासकारों ने इस क्रांति को किन किन दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश की है और क्रांति का स्वरूप किस प्रकार से बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, उस क्रांति के स्वरूप को भी आप आज चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अपना लेक्चर इन दोनों चीजों के इर्द गिर्द होने वाला है और कल लास्ट लेक्चर में अपन देख लेंगे कि जो 1857 की क्रांति है उसके परिणाम क्या क्या हुए थे और विभिन्न इतिहासकारों ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो उन किताबों को भी अपन देख लेंगे। तो आज सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1857 की क्रांति में असफलता के क्या क्या कारण रहे थे। ठीक है, तो 1857 क्रांति में सबसे पहला असफलता का कारण था कि एकता, संगठन और साधनों की कमी। तो जो क्रांतिकारी क्रांति कर रहे हैं उनके पास एकता की कमी है, ठीक है, संगठन की कमी है, उनके पास संसाधन पूरे नहीं है। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके पास एकता की भी कमी नहीं है, पूरी कंपनी की एक यूनिफाइड एक हायरार्की दिखेगी आपको, पूरी ब्यूरोक्रेसी दिखेगी, उसमें पूरी तरह से एकता दिखाई देती है। प्लस संगठन की कोई कमी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे एक संगठनात्मक ढांचा ही था, शुरुआत से कंपनी के तौर पे काम कर रही है, तो एक बहुत अच्छा संगठन वहां पे दिखाई देता है। साधनों की कोई कमी नहीं है, साधन संसाधनों में पूरी तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जितना उस समय भारत में कोई नहीं था और भारत की लूट का सारा धन उनके पास था। ठीक है, तो आप तीनों एंगल से देख लेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा जो है आपको संसाधन वाली जो चीजें हैं, आपको जो क्रांतिकारी है उनके पास भी नहीं दिखेगी, न उनके पास संगठन है, न उनके पास कोई एकता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा कि क्रांति असफल रही। दूसरी बात अपन देखते हैं कि क्रांतिकारी जो है वो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, राष्ट्रीयता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो सिर्फ लड़ रहे हैं तो ये सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि हमारा हित किस प्रकार से हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको विभिन्न राजाओं द्वारा भी युद्ध किया गया, तो किस वजह से किया गया है कि हमारी नवाब की पदवी छिन रही है, हमारी क्या बोलते हैं बादशाह का पद समाप्त कर दिया जा रहा है, या हमारी पेंशन बंद कर दी जा रही है, या फिर हमारी जमीनें छीन ली गई है, विभिन्न जमींदार भी इसलिए लड़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जिनकी जमीनें नहीं छीनी गई, जिनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया गया कंपनी की तरफ से, वो किसको सहयोग दे रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग दे रहे हैं। तो आप ये पूरी तरह से इसमें आप द्वैमत देख सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल मिलता है जीनत महल का, कि जब वो प्रवासन का दौर भोग रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से भाग के, अवध में जब आपने क्रांति देखी थी, अवध में क्रांति हुई थी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भाग के जो है जब प्रवासन का दौर चल रही थी, तो उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि एक संधि वार्ता हो जाए ताकि अपन जो है अवध को एक तरीके से दोबारा यूनिफाइड किया जा सके। तो संधि वार्ता के लिए वो प्रयास करती है और क्रांतिकारी जो होते हैं ना, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का भी प्रयास करती है। कौन? अपनी जीनत महल। तो ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं और ये जो इस तरीके की जो एकता की कमी है वो आपको पूरे संगठनात्मक ढांचे में मिलेगा जो क्रांतिकारी कर रहे थे उसमें। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्रांतिकारी दिल्ली में बहादुर शाह जफर के संगठन में काम कर रहे हैं। इधर अगर देखेंगे कानपुर में अपने कानपुर वाला क्षेत्र हो गया, ग्वालियर वाला क्षेत्र हो गया, झांसी वाला क्षेत्र हो गया, ये सब नाना साहब और पेशवा अपने तात्या टोपे के अंतर्गत हो रहा है सारा काम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना एक पर्टिकुलर नेता नहीं है किसी पूरी तरह से क्रांति का, तो इस वजह से जो है क्रांति असफल रही है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सीमित क्षेत्र में प्रसार, है ना। सीमित क्षेत्र में प्रसार देखेंगे तो क्रांति को अपन ने कल भी डिस्कस किया था कि जो ज्यादातर क्रांति के हॉटस्पॉट बने हुए हैं ना, वो नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र बने हुए हैं, उत्तरी भारत के लोग बने हुए हैं। दक्षिण में आपको क्रांति की छोटी छोटी घटनाएं दिखेगी जो मैंने बता दी, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। दक्षिणी भारत में बहुत छोटी छोटी क्रांति की घटनाएं हैं। उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसमें तो बिल्कुल भी क्रांति का कोई प्रमाण दिखता नहीं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि वो बहुत ही सीमित क्षेत्र, केवल नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो है अपन क्रांति को देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि सीमित क्षेत्र में क्रांति का प्रसार हो रहा है। फिर तीसरा मेन रीजन था कि योग्य और कुशल नेतृत्व की कमी है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब क्रांति हो रही है तो क्रांति का जो है मेन लीडर बनाया जा रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर उस समय जो है 80 साल के थे। कितने साल के? 80 वर्षीय बहादुर शाह जफर है और 80 वर्षीय बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करी जा रही है। उनसे चला नहीं जा रहा है, उनसे उठा नहीं जा रहा है और क्रांति का नेतृत्व किसको दे दिया? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया। प्लस इन जो क्रांतिकारियों हैं इनमें भी आपस में नहीं बनती है।
ठीक है, कौन कौन कब क्या योजना बना देता है, कौन क्या एग्जीक्यूट कर देता है, क्रांति कब शुरू हुई है किसी को पता नहीं है। तो नेतृत्वहीन क्रांति भी इसको बोल सकते हैं अपन, है ना। योग्य और कुशल नेतृत्व की इतनी ज्यादा कमी दिखाई देती है इस पूरी क्रांति की घटना में कि जो एक जॉन लॉरेंस नाम के इतिहासकार हुए थे, जॉन लॉरेंस ने एक स्टेटमेंट उसका बहुत फेमस हुआ, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो जॉन लॉरेंस को यह बात बोलनी पड़ी क्योंकि यहां पर कुशल नेतृत्व और योग्य नेतृत्व था ही नहीं, ठीक है। तो नेतृत्व की कमी अपने को दिखाई दे रही है। फिर चौथा रीजन था अनियोजित योजनाएं और भविष्य का दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर नहीं है। योजनाएं बन नहीं रही है और बन भी रही है तो वो पूरी तरह से अनियोजित है, ठीक है। अनियोजित योजनाएं बनाई जा रही है और भविष्य का कोई दृष्टिकोण नहीं है कि आप आफ्टर जब अगर 1857 क्रांति सफल हो जाएगी तो उसमें उसके बाद अंत में किसको क्या मिलेगा इसके बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं, ठीक है। इसके भारत का क्या होगा, क्या एक समानांतर सरकार बनाई जाएगी, क्या मुगल बादशाह को वापस प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, कोई ऐसा विचार नहीं था, ठीक है। तो ये क्रांति का जो बेसिक इसेंस था ना कि क्रांति का कोई उद्देश्य ही नहीं था, बिना उद्देश्य की क्रांति थी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने हितों के लिए जो है वहां पे लोग आ गए, ऐसा इसकी असफलता के कारणों में इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। तो ये एक थी कि अनियोजित योजना थी। एक वीडी सावरकर का स्टेटमेंट बहुत फेमस है और वीडी सावरकर ने कहा कि अगर लोगों के सामने अगर कोई स्पष्ट आदर्श दे दिया होता, जैसे हम किसी राष्ट्र के लिए, हम मातृभूमि के लिए क्रांति कर रहे हैं, ठीक है, अगर लोगों के सामने ऐसा कोई स्पष्ट आदर्श दिखाई दिया होता तो जो उन्हें हृदय से आकर्षित कर सकता हो, तो क्रांति का अंत उतना ही अच्छा होता जितना कि आरंभ। ये बात वीडी सावरकर ने कही है कि अगर आप लोगों को ये बता देते कि हम इस आदर्श के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो भी लोग बाग आपके साथ जुड़ जाते और क्रांति का अंत उतना ही बेहतर होता जितना ये शुरू में शुरू हुई थी, ठीक है। जैसे मेरठ में वो शुरू हुई थी 10 तारीख से क्रांति, है ना, तो वो उतना ही अच्छा होता, उतना ही बढ़िया होता क्रांति का अंत भी जितना कि वो आरंभ हुआ था उसका, ठीक है। फिर एक कारण और देख लेते हैं कि व्यापारी, शिक्षित मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी, इन लोगों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। इन तीनों टाइप के लोगों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। किसानों ने भी भाग नहीं लिया था, ठीक है, केवल एक बढ़ोत जो है उसका मैंने अपवाद बता ही दिया था। तो व्यापारी, शिक्षित मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी क्रांति में थे ही नहीं। तो जब किसी भी क्रांति के सफल होने का सबसे मेन पैरामीटर क्या होता है, सबसे मेन पैमाना क्या होता है कि उसमें कितने बुद्धिजीवी इंडल्ज हैं, ठीक है। बुद्धिजीवी पब्लिक, सामान्य पब्लिक से क्रांति करवाती है, उनको मोटिवेशन देती है। बहुत सारी ऐसी काम है जो मैनेजमेंट के काम है, वो सारे काम कौन देखता है, बुद्धिजीवी। मध्यम वर्ग जो है ना, हमेशा क्रांति को फंडिंग का काम कौन करता है, मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग, है ना, शिक्षित वर्ग, ठीक है। इसलिए भी ये क्रांति असफल। और व्यापारी इंपॉर्टेंट है। और जब तक धन नहीं है, जब तक इनके पास फंडिंग नहीं है, प्रॉपर संसाधन नहीं है, तो क्रांति सफल हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस वजह से जब व्यापारी इनके साथ नहीं है, शिक्षित मध्यम वर्ग इनके साथ नहीं है, बुद्धिजीवी इनके साथ नहीं है, तो क्रांति की सफलता जो है वो अपन देखते हैं स्पष्ट तौर पे जब ये इन सब चीजों की कमी हो रही है ना, वो इन तीनों की वजह से हो रही है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि डब्ल्यू.एच. रसेल का क्या स्टेटमेंट है फेमस। डब्ल्यू.एच. रसेल कहते हैं यदि भारतीय उत्साह के साथ साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते, ठीक है, क्योंकि वो मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग है ही नहीं, तो वो मोटिवेट कौन करे। तो वो जब मोटिवेशन नहीं है, तो उत्साह नहीं है, भारतीय उत्साह की कमी है, तो फिर सीधी बात है क्रांति चलेगी नहीं, ठीक है। फिर एक रीजन और था कि निश्चित समय से पहले क्रांति का आरंभ हो जाना, ठीक है। हम देखते हैं मेरठ में जो है निश्चित समय से पूर्व क्रांति अपने आरंभ हो जाती है ना। 31 तारीख को जो है अपने क्रांति शुरू करने की बात थी, 31 तारीख को क्रांति शुरू कर रहे थे अपन, 31 मई को, 10 तारीख को मेरठ में क्रांति शुरू हो जाती, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इस वजह से जो है ये क्रांति असफल रही है। और एक स्टेटमेंट मालेसन बहुत फेमस, आपने राजस्थान, अपने पूरे भारत का जो 1857 की क्रांति है ना, उस पर अगर कोई सबसे प्रसिद्ध बुक है ना तो वो मालेसन की है, इंडियन म्यूटिनी इन 1857। ये वाली किताब बहुत फेमस है और इसमें जो मालेसन ये बात लिखते हैं कि यदि तय समय पर सभी स्थानों पर क्रांति शुरू होती तो अंग्रेजों के लिए भारत विजय संभव न था, ठीक है। तो तय समय पर क्रांति शुरू नहीं हुई, इस वजह से जो है क्रांति असफल रही, ठीक है। तो ये पूरे असफलता के कारण थे। अब बहुत सारे इतिहासकार, जब क्रांति हो जाती है तो बहुत सारे इतिहासकार आते हैं और उस क्रांति के विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चाएं करते हैं और उन चर्चाओं के दौरान ही क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने किस तरीके से इस क्रांति को देखा है, तो उस क्रांति के स्वरूप के बारे में उन्होंने क्या चर्चा की है, उस बारे में अपन देखते हैं। यहां से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं।
इसको बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह था, ठीक है, यानी कि हिंदू और मुसलमान जो यहाँ के थे वो ईसाइयों के खिलाफ क्रांति कर रहे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुस्लिम राज्य की स्थापना का षड्यंत्र था, कि मुगल बादशाह को राजा बना के, बादशाह बनाकर पूरे भारत में जो है मुगल बादशाह के नाम पे वो क्रांति हो रही है, तो मुगल राज्य की स्थापना करना था वापस। फिर कुछ मानते हैं कि ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति है ये क्रांति। कुछ मानते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था, सारे लोगों ने मिलकर किया था। तो कुछ लोग मानते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो सब जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग दृष्टिकोण से इस क्रांति को देखते हैं। तो अपन इनके इतिहासकारों पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा इतिहासकार मानता है कि क्रांति सैनिक विद्रोह थी। 3 इतिहासकार ये दे देंगे, 1 इतिहासकार इसमें से दे देंगे, और आपसे प्रश्न पूछा लिया जाएगा घुमा के। तो इसलिए हमें ये क्या है, ये चीज आपसे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ अंग्रेज इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था। इसमें नाम आता है मालेसन का, ट्रेवेलियन का, जॉन लॉरेंस का, जॉन सीले का, पीई रॉबर्ट्स का, होम्स का और चार्ल्स राइट्स का। ये नाम याद रख लेना आप, इन सब के नाम याद रखोगे तभी जो है आपके प्रश्न सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि मालेसन से लेके ट्रेवेलियन, जॉन लॉरेंस, पीई रॉबर्ट्स, जॉन सीले, होम्स और चार्ल्स राइट्स जो है ये सब सैनिक विद्रोह मानते हैं। जॉन सीले तो ये बोलते हैं कि यह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। क्या था इसमें? देशभक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है, राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये सिर्फ क्या है, स्वार्थी सैनिक विद्रोह है, ठीक है। और अपन जब क्रांति की शुरुआत देखते हैं ना, तो सैनिक विद्रोह से ये क्रांति शुरू होती है। तो इस आधार पर ये लोग मानते हैं कि ये सैनिक विद्रोह ही था, है ना। बाद में जन विद्रोह बन जाएगा, उसके बारे में भी अपन देखेंगे, बहुत सारे इतिहासकार क्या बात करते हैं। फिर भारतीय कुछ लोग भी मानते हैं कि एक सैनिक विद्रोह है। उस समय दिल्ली में 2 लोग थे, मुंशी जीवनलाल और मुइजुद्दीन, है ना। मुंशी जीवनलाल और मुइजुद्दीन दोनों दिल्ली में थे। और मुइजुद्दीन की एक फेमस किताब है फरहंगे हिंद, फरहंगे हिंद ऐसी किताब है इस नाम से। 1857 पर क्रांति है, 1857 की क्रांति पर ये किताब लिखी है। मुइजुद्दीन ने दिल्ली में एक पोस्ट पे तैनात थे, है ना, अंग्रेजों के साथी थे। और मुंशी जीवनलाल भी दिल्ली में मुंशी थे, है ना। तो ये दोनों जो है दिल्ली के क्रांति के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था। फिर दुर्गादास बंदोपाध्याय बरेली के थे, तो दुर्गादास बंदोपाध्याय भी इसको सैनिक विद्रोह मानते हैं। बिजनौर में तैनात थे उस समय सर सैयद अहमद खान। ये जितने भी भारतीय है ना, ये किसी न किसी ईआईसी की पोस्ट पर कार्यरत थे ज्यादातर, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी न किसी एक प्रशासनिक पोस्ट पर तैनात थे ये कुछ, और इस वजह से ये क्रांति के बारे में लिख रहे हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था। कौन कौन लिख रहे हैं? मुंशी जीवनलाल, मुइजुद्दीन, इधर दुर्गादास बंदोपाध्याय बरेली में कार्यरत है, सर सैयद अहमद खान जो है अपने बिजनौर में है। तो ये दोनों तो दिल्ली में है। बाकी ये दिल्ली में एक और फेमस आदमी है मिर्जा गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब। लेकिन ये इसमें से नहीं है जो सैनिक विद्रोह मानता है। मिर्जा गालिब जो है वो क्रांति के बारे में बहुत सारे शेर व शायरी कहते हुए नजर आते हैं। तो मिर्जा गालिब का नाम भी आप याद रख देना, वो भी दिल्ली में ही जो है क्रांति की चर्चा करते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के बारे में बरेली का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति कौन है। वैसे आपसे ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से प्रश्न आने की ज्यादा उम्मीदें हैं बनस्पत की, आपके जीएस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, सर सैयद अहमद खान। ये बिजनौर में क्या है, एक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे उस समय, है बिजनौर में न्यायाधीश के पद। बिजनौर अपने यूपी में पड़ता है और वहां पर एक न्यायाधीश थे। उन्होंने 1857 की क्रांति देखी बिजनौर में, और बिजनौर में 1857 की क्रांति को देखते हुए कुछ 2 किताबें इनकी फेमस है। एक तो है द केस ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858। तो 1858 का जो इंडियन रिवोल्ट का केस है उसको अध्ययन कर रहे हैं ये अब इस किताब में, इसको बता रहे हैं इस किताब के माध्यम से, ठीक है। एक और किताब है असबाब ए बगावत हिंद। असबाब बोलते हैं, देखो जो घरेलू सामान होता है ना उसको असबाब बोलते हैं, ठीक है। तो असबाब ए बगावत हिंद। बगावत हिंद तो कौन सी होगी? 1857 की क्रांति को बगावत हिंद, है ना। और बगावत हिंद के असबाब क्या कहते हैं, कि उसके कारण क्या कहते हैं, मूल कारण कौन कौन से थे, इस पर चर्चा कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान। तो ये असबाब ए बगावत हिंद ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? सर सैयद अहमद खान, जो बिजनौर के उस समय न्यायाधीश हुआ करते थे। और ये दोनों किताबें महत्वपूर्ण है। सर सैयद अहमद खान पहले इतिहासकार है, पहले भारतीय इतिहासकार है जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बन सकता है कि पहले भारतीय इतिहासकार है जो 1857 की क्रांति पे लिख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन ये जॉन सीले का स्टेटमेंट अपन ने देख ही लिया था। फिर दूसरा जो इसका स्वरूप मानते हैं इतिहासकार, वो बोलते हैं कि ये ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह था, है ना। ये विद्रोह बेसिकली हिंदू और मुसलमानों का ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह था। और मैंने कल क्रांति के सामाजिक कारणों में भी आप परसों के दिन बात की थी अपन ने कि इसके सामाजिक कारण क्या थे या इसके धार्मिक कारण क्या थे, कि ईसाई बनाना चाहते हैं ये
अपने देश को ऐसा हिंदूवादियों और मुसलमानवादियों पर जो है इसका प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से इन लोगों ने परस्यू किया है। तो मेजर एडवर्ड का स्टेटमेंट फेमस था कि मेजर एडवर्ड बोलता है भारत पर अधिकार करना हमारा उद्देश्य यही है, भारत पर अधिकार करने से कि हम इस देश को ईसाई बनाना चाहते हैं, ये मेजर एडवर्ड बोलते हैं। और फिर LER रिज, ये 1857 की क्रांति पर लिख रहे हैं, तो LER रिज का ये स्टेटमेंट भी फेमस है कि कट्टरपंथी और धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध ये अभियान है। ये 1857 की क्रांति नहीं है, ये क्या है, जो कट्टरपंथी और धर्मांध लोग हैं हिंदू और मुसलमान दोनों में, तो उनका ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान है। ये बात कौन बोल रहा है, अपना LER रिज, ठीक है। ये सब ईसाई मिशनरी है, ज्यादातर जो ये बातें बोल रहे हैं ना, ये सब ईसाई मिशनरी है ना। फिर अपन देखते हैं इसको कुछ लोग जो है सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध विद्रोह भी मानते हैं, ठीक है। सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध क्या है, सभ्यता मतलब क्या है, ईसाई धर्म सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। जो यूरोपीय इतिहासकार है उनके दृष्टिकोण में क्या है, ईसाई धर्म सभ्यता का प्रतीक है ना। यूरोपीय लोगों का जो रहन सहन है वो सभ्यता का प्रतीक है, और भारतीय क्या है, बर्बर है, ठीक है। बर्बर है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है, इन लोगों को समाज का पता नहीं है, इन लोगों को आचार विचार का पता नहीं है। तो इस वजह से यूरोपियों के पर्सपेक्टिव से भारतीय लोग क्या हुए, बर्बर हुए। तो बर्बर और सभ्यता के विरुद्ध विद्रोह है, ठीक है। तो बर्बरता विद्रोह कर रही है सभ्यता के विरुद्ध, क्योंकि हम कौन है, हम यूरोपीय हैं, हम ईसाई हैं। वो कहां से आए, हम यूरोप से आए हैं, और वहां पर ऑलरेडी पुनर्जागरण आ चुका है, और ये क्या लेके आ रहे हैं, वहां से सभ्यता लेके आ रहे हैं, सिविलाइजेशन लेके आ रहे हैं। इसीलिए व्हाइट मेन्स बर्डन है ना, ये क्या है, श्वेत व्यक्ति के कंधों पर भार है, ठीक है। इनको सभ्य करना है, तो ये बर्बरता जो है इसके खिलाफ संघर्ष कर रही है, किसके खिलाफ, सभ्यता के खिलाफ। तो ये बात कौन लिख रहे हैं, ये बात बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं, जैसे TR होम्स बोलते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष है, ठीक है। और इसके अलावा जेम्स आउटड्रम और W टेलर भी ऐसी ही बातें बोलते हैं। तो जेम्स आउटड्रम और W टेलर तो ये बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है। क्या बोलते हैं आउटड्रम और टेलर, कि ये हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है ईसाइयों के खिलाफ या सभ्य लोगों के खिलाफ, है ना। ये बात कौन बोल रहे हैं, जेम्स आउटड्रम और W टेलर। फिर मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि एक जॉन विलियम काई आयोग बना था, है ना। जब अपन ने बात करी थी कि चर्बी वाले कारतूसों के बारे में एक आयोग बनाया गया था बाद में, तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे जॉन विलियम काई, है ना। इनको जॉन विलियम के भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो ये जो जॉन विलियम काई है, उनकी एक बहुत फेमस किताब है हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया। ये सिपॉय वॉर या सिपाही विद्रोह ही मानते हैं, नहीं तो सिपॉय वॉर इन इंडिया हिस्ट्री कौन लिख रहा है, 3 खंडों में, जॉन विलियम काई। जॉन विलियम काई ये बोलते हैं कि ये श्वेत जाति और काली जाति के मध्य संघर्ष है। किसके किसके मध्य संघर्ष है, श्वेत जाति जो यूरोप से आई है, काली जाति जो भारतीय हैं, उनके बीच में संघर्ष है। कौन सा, ये 1857 की क्रांति, ठीक है। तो ये मानते हैं अपने सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध विद्रोह, ये 3 जने, TR होम्स, आउटड्रम और विलियम काई। फिर देखते हैं कि मुस्लिम राज्य की स्थापना का षड्यंत्र कौन मानता है, कि ये मुगल बादशाह को जो है इस पूरी क्रांति का नेतृत्व देने के पीछे जो इनका मेन मकसद था ना, वो यही था कि ये वापस एक मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं या मुगल राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। कौन ये मानता है, ये PE रॉबर्ट्स मानता है ना। PE रॉबर्ट्स आपको देखेंगे राजस्थान में भी कई क्रांतियों में जो है PV रॉबर्ट्स के नेतृत्व में दबाई जा रही है, ठीक है। तात्या टोपे का पीछा भी कौन कर रहा है, PE रॉबर्ट्स ही कर रहा है। तो वो आदमी ये अपने जो अकाउंट्स होते थे उस समय क्या है, हर व्यक्ति को अपना अकाउंट लिखना होता था, ठीक है। तो वो एक उस समय का दौर, जैसे आज हर व्यक्ति रील बना रहा है ना, तो वो उस समय का जो दौर था वो ये था कि हर व्यक्ति अपना अकाउंट लिखता था, और अकाउंट लिखता था तो वो हिस्ट्री का बहुत अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स माना जाता है अकाउंट, ठीक है। तो ये PE रॉबर्ट्स जो है वो मुस्लिम राज्य की स्थापना का षड्यंत्र मानते हैं, किसको, 1857 की क्रांति को। फिर अपन देखते हैं जो अपने ईसाई मिशन भी हुआ करते थे उस समय, जो इवेंजिकल एक विचारधारा हुआ करती थी, जो भारत में जो उपयोगितावादी विचारधारा है ना, उसके प्रवर्तक इवेंजिकल से ही माने जाते हैं, ठीक है। तो इवेंजिकल्स उस समय ईसाई धर्म की एक ब्रांच है, इवेंजिकल्स, है ना, जो यूरोप में बहुत मशहूर थी, तो वो भारत में भी आके ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। तो वो ब्रांच, वो विचारधारा और ईसाई मिशनरी क्या मानते हैं कि ये जो है 1857 की क्रांति एक्चुअली क्रांति नहीं है, ये ईश्वर ने एक विपत्ति भेजी है, ठीक है। उस विपत्ति को हमें झेलना है यहाँ पर। तो ये ईश्वर द्वारा भेजी हुई विपत्ति कौन मान रहा है, ये इवेंजिकल विचारधारा या ईसाई मिशनरी ये बात मानते हैं। फिर कुछ अपने इतिहासकार ऐसे भी हुए जो देसी इतिहासकारों ने इन सब को खंडन कर दिया कि न तो ये सैनिक विद्रोह था, न ये ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह था, न ये सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध विद्रोह था, न ये श्वेत जाति का विद्रोह था, श्वेत जाति और काली जाति के मध्य संघर्ष था, न मुस्लिम राज्य की स्थापना का षड्यंत्र था, और न ही ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति था।
अपितु ये या तो राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हो आप इसको, या एक स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हो जो भारतीयों की तरफ से किया गया था। ये ऐसा कौन मानते हैं? अपने भारतीय इतिहासकार। इसमें ज्यादातर विदेशी इतिहासकार जो है इसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, इसमें ज्यादातर भारतीय इतिहासकार सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कुछ एक नाम में आपको जरूर बताऊंगा विदेशी है, लेकिन ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने ही जो है इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना है और स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में इसको माना है। ठीक है, तो अपन कौन देखते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह कौन कौन मानता है। तो उस समय जब 1857 की क्रांति थी भारत में, उस समय ब्रिटेन में एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। उस कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे बेंजामिन डिज़रायली। ये विपक्ष में थी उस समय पार्टी। कौन थी? कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष में थी उस समय। तो उसके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे बेंजामिन डिज़रायली। वो अपनी, क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स क्षमता नहीं होती सबको, तो उन्होंने जो है इस पर तंज कसते हुए ये कहा है कि ये नेशनल रिवोल्ट था। ये भारतीयों का क्या है? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल रिवोल्ट था ये भारतीयों का, कि पूरा भारत एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आ गया है, इसलिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करो। तो ये इनकी एक तरीके से आप देख सकते हो इनकी पॉलिटिक्स चमकाने का नजरिया था। बेंजामिन डिज़रायली ये बात कर रहा है, नेशनल रिवोल्ट मानता है इसको। ठीक है, तो 1857 क्रांति को नेशनल रिवोल्ट कौन सा यूरोपीय मानता है, या कौन सा यूरोपीय इतिहासकार मानता है ना? तो वो कौन मानता है? बेंजामिन डिज़रायली। ये बाद में आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनेंगे बाद में, बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली इसको पहली बार नेशनल रिवोल्ट कहते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो, जो आदमी भारत में रहकर इस पर अकाउंट बना रहे हैं, तो ज्यादातर तो ये कारण बता रहे हैं। जो आदमी दूर से बैठकर इसको देख रहा है कि क्रांति हो रही है, तो वो क्या देख रहा है? कि भारत में क्रांति हो रही है। वो ये नहीं देख रहे कि सिर्फ उत्तरी भारत में क्रांति हो रही है, वो यही देख रहा है कि किसमें क्रांति हो रही है? पूरे भारत में क्रांति हो रही है। इसलिए इसको क्या बोल दिया इसने? राष्ट्रीय विद्रोह बोल दिया। फिर दूसरा एक बंदा है जॉन ब्रूस नॉर्टन। ये जॉन ब्रूस नॉर्टन जो है इसको एक जन विद्रोह कहते हैं, कि इसमें सामान्य जनता की भी पार्टिसिपेशन है ना। क्या है? ये राष्ट्रीय विद्रोह की तरह है, ये जन विद्रोह है, इसमें सामान्य जनता भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये बात कौन बोल रहा है? ये नॉर्टन साहब बोल रहे हैं बात, जॉन ब्रूस नॉर्टन। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर लाला लाजपत राय ने अपना अखबार निकाला करते थे यंग इंडिया, तो लाला लाजपत राय आपके सिलेबस में भी है, तो इनका ये स्टेटमेंट तो आप याद ही रख लेना लाला लाजपत राय का, कि 1857 की क्रांति जो है वो राष्ट्रीय और राजनीतिक दोनों थी। क्या थी? ये तो राष्ट्रीय भी थी और राजनीतिक भी थी, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल शक्तियां ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो ये पॉलिटिकल शक्तियां ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो ये किस प्रकार से हो गया इनका स्वरूप? राजनीतिक स्वरूप। और राष्ट्रीय थी क्योंकि पूरे राष्ट्र में फैली हुई है क्रांति। ठीक है, तो ये बात कौन मानते हैं? अपने लाला लाजपत राय। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना। और आपके सिलेबस में स्पेशली लाला लाजपत राय दिया हुआ है, तो आप उनके स्टेटमेंट्स को तो विभिन्न मतलब याद करके ही चलना, कि वो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। फिर अपन देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम कौन मानता है इस क्रांति का स्वरूप, कि ये क्रांति नहीं थी, अपितु ये स्वतंत्रता संग्राम था भारतीयों का। और इसको मानने वाले थे, सबसे पहले इतिहासकार मानने वाले जो थे वो थे वीडी सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर दास सावरकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है वीडी सावरकर नाम। और वीडी सावरकर का नाम आप इसलिए भी याद रख लेना क्योंकि पहली बार इसको स्वतंत्रता संग्राम मानने का काम भी इसी ने किया था। ठीक है, तो वीडी सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको माना है 1857 की क्रांति को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछा गया हुआ है ऑलरेडी, है ना। और भविष्य में भी अच्छी खासी संभावना है कि कौन मानता है? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर को दो लोगों ने सपोर्ट किया है, एक तो पट्टाभी सीतारमैया ने किया है और एक सत्यनाथ सेन ने किया, एस एन सेन ने किया है। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के नाम याद रख लेना। पट्टाभी सीतारमैया अपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखते हैं, कांग्रेस के मतलब हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस लिखते हैं, कांग्रेस के इतिहास लिखते हैं, अपने जयपुर वाले सम्मेलन में लिखते हैं ये किताब। ठीक है, अपने 1948 में। तो उसमें जो है पट्टाभी सीतारमैया, इसको अपन कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है उसके सरकारी इतिहासकार हैं पट्टाभी सीतारमैया। तो कांग्रेस के इतिहासकार है प्रिंसिपली। तो ये इन्होंने जो है इसको वीडी सावरकर के इस स्टेटमेंट को लिया है और इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना है। और इसको सपोर्ट करने वाले इतिहासकार कौन है? अपने पट्टाभी सीतारमैया। तो इनका भी नाम याद रखें ना, पट्टाभी सीतारमैया वीडी सावरकर के भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम वाली जो अवधारणा है, विचारधारा है, उसकी पुष्टि करते हैं। दूसरा व्यक्ति है एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन ने भी इस विचार को प्रस्तावित किया कि भाई ये जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन एस एन सेन ने इसके अलावा दो बातें और रखी है, तो वो बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मानते हैं कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन इसमें टर्म और कंडीशन ये लगाते हैं कि उस समय भारत में कोई राष्ट्रवाद नहीं था। ये स्वतंत्रता संग्राम जरूर नजर आता है, लेकिन उस समय भारत में कोई राष्ट्रवाद नहीं था। उस समय भारत में कोई सी भी राष्ट्रवादी भावना नहीं थी, है ना। लोग भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपितु अपने खुद के हितों के लिए लड़ रहे थे उस समय। ठीक है, तो जब खुद के हितों के लिए लड़ रहे हैं तो ये स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार से हो गया? ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो मेन, क्योंकि इसको राजनीतिक बोला है ना किसने? लाला लाजपत राय ने। तो इसमें जो पॉलिटिकल जितनी भी यूनिटी थी ना,
जो पॉलिटिकल लोग लड़ रहे थे इसके लिए, तो पॉलिटिकल लोग तो अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो सामान्य जनता लड़ रही थी उसका कोई पर्सनल हित नहीं था। वो अपना जो है भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए ही प्रयुक्त हो सकती है। सामान्य लोगों ने, जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था, उनके लिए ये बात फिट नहीं होती है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। एसएन सेन की जो है आलोचना करते हुए। फिर अपन देखते हैं एसएन सेन क्या लिखते हैं। एसएन सेन ये बात भी लिखते हैं कि जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए आरंभ हुआ था, ठीक है, उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। चर्बी वाले कारतूसों की वजह से जो युद्ध आरंभ हुआ ना, ये युद्ध ही था एक तरीके से इनकी नजर में। तो चर्बी वाले कारतूसों से, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध आरंभ हुआ था ना, उसने शीघ्र ही किसका रूप ले लिया? स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। ऐसा मानने वाले कौन है? अपने एसएन सेन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट एसएन सेन के भी याद रख लेना। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपनी बात को, है ना, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर अपन देखते हैं इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम मानने वाले दो चार इतिहासकार और नाम है, और नाम याद रख लेना। एक ताराचंद थे, जो भारत के सरकारी इतिहासकार थे उस समय, है ना। ताराचंद भारत के सरकारी इतिहासकार थे, और ताराचंद भी मानते हैं अपने कि इसको जो है ये स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा एसबी चौधरी भी मानते हैं इसको स्वतंत्रता संग्राम, और विश्वेश्वर प्रसाद भी इसको स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो तीन जनों का नाम और याद रख लेना, ताराचंद, एसबी चौधरी और विश्वेश्वर प्रसाद। इनकी सबकी किताबें अपन कल देखेंगे एक लेक्चर में, इनकी सबकी एक ही जगह किताबें लिख लेंगे। प्लस इसके, क्योंकि परिणाम आप छोटा छोटा पोर्शन दे गया परिणाम का, तो कल के लिए मैंने ये चीज छोड़ दी है। नहीं तो किताबें भी यहाँ पे करवा सकता था मैं सारी, लेकिन कल जो है एक लेक्चर को कम से कम अपन 10-15 मिनट का तो रखेंगे, है ना। तो उसमें किताबें भी अपन फटाफट से कवर कर लेंगे, क्योंकि किताबें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। फिर अपन देखते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता भी एक इतिहासकार हुआ करते हैं, और अशोक मेहता लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए ये सुनियोजित संग्राम था, और राष्ट्रीय विद्रोह इसको माना है। ठीक है, ये एक सुनियोजित संग्राम था। इसकी योजना बन रही है कहां पे? लंदन में, इसलिए इसको सुनियोजित माना है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से योजना में कमी दिखती है, तभी तो ये असफल रही है ना। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, इसको भी दिमाग में रखना। तो अशोक मेहता ये मानते हैं कि एक सुनियोजित संग्राम था, और इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह मान सकते हैं। मार्क्स और एंजल, ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना आप। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है, उनके साथ एंजल्स भी रहते थे। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स मानते हैं कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय जनता की क्रांति थी। क्या थी? ब्रिटिश शासन को उखाड़ के फेंकने के लिए भारतीय जनता द्वारा एक क्रांति की गई है। तो ये भारतीय जनता को ले आए इसमें, ठीक है, क्रांति में, इसलिए इसको क्या माना है? स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, और ये जो इनकी जो बुक है ना, फेमस बुक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 से लेके 59 तक का। क्या नाम है किताब का? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय संग्राम, एक तरीके से इसको देख सकते हैं अपन, है ना। तो ये भी इनकी किताब का नाम है, और इनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, क्योंकि मार्क्स जो है विश्व में बहुत फेमस इतिहासकार हुए हैं मार्क्स। ठीक है, तो आप इसकी किताब का नाम तो जरूर याद रखिए लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर ये तीन लोगों के आप स्टेटमेंट ध्यान से देखना। ठीक है, एक तो नेहरू जी बोल रहे हैं, नेहरू जी इसको बोलते हैं कि जो 1857 की क्रांति है ना, ये सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुई है। किसके रूप में आरंभ हुई है? सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुई है, लेकिन बाद में जन विद्रोह के रूप में बदल जाती है। आरंभ तो सैनिक विद्रोह के रूप में हुई है, लेकिन बाद में जन विद्रोह के रूप में बदल जाएगा, और बाद में स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लेगी। तो नेहरू जी का ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट है कि 1857 की जो क्रांति है वो सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, बाद में जन विद्रोह बन गया, और अंत में स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लेता है। कौन? 1857 की क्रांति। तो ये नेहरू जी का स्टेटमेंट याद रखना। फिर स्टैनले वुलपर्ट एक इतिहासकार है, वुलपर्ट, स्टैनले वुलपर्ट ने ये कहा है कि ये सैनिक विद्रोह से तो ज्यादा है, कि आप सिर्फ इसको सैनिक विद्रोह बोल के काम नहीं चला सकते। ये सैनिक विद्रोह से तो ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम, कुछ कम है। ठीक है, तो ये इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना भी उचित नहीं है, सैनिक विद्रोह कह के खत्म करना भी इसको उचित नहीं है। ये कहीं बीच में है इनका जो काम है। तो 1857 की क्रांति को कहीं बीच में मानता है कौन? स्टैनले वुलपर्ट। एक तो सैनिक विद्रोह और एक स्वतंत्रता संग्राम, ये सैनिक विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के बीच में कहीं है। ठीक है, 1857 की क्रांति। फिर एक इतिहासकार हुए भारत के प्रबुद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इनका ही फेमस हुआ कि तथाकथित जो 1857 की क्रांति है, जिसको अपन प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, न तो ये प्रथम है, इससे पहले भी बहुत सारे संग्राम हो चुके हैं, तो ये न तो प्रथम है, दूसरा न ही राष्ट्रीय है, तो ये राष्ट्रीय लेवल का नहीं है क्योंकि नॉर्थ इंडिया तक सीमित है, और न ही स्वतंत्रता संग्राम है ना, तो इसको स्वतंत्रता संग्राम कहना भी ठीक नहीं है। तो ये बात कौन बोल रहे हैं? आर.सी. मजूमदार। ठीक है, और पहला जो सरकारी इतिहासकार बनाया गया था ना, एक्चुअली में तो आर.सी. मजूमदार को बनाया गया था, लेकिन बाद में आर.सी. मजूमदार मना कर देंगे और ताराचंद को फिर इतिहासकार बना देंगे राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना।
आर.सी. मजूमदार का स्टेटमेंट कि तथाकथित पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, और ये था अपना आज का क्रांति का स्वरूप और असफलता के कारण। तो एक बार फटाफट से अपन 1857 की क्रांति के स्वरूप और असफलता के कारण में देखते हैं। अच्छा, क्रांति का स्वरूप फिर सब इतिहासकार किस में एक मत है? तो सब इतिहासकार सिर्फ एक ही चीज में मत है, एक मत है मालेसन के इस स्टेटमेंट में, कि चाहे आप कुछ भी बोल लो, इसको सैनिक विद्रोह बोल लो, राष्ट्रीय विद्रोह बोल लो, ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह बोल लो, लेकिन एक चीज इसमें सही है कि यह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास था। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक सामूहिक प्रयास के रूप में आप इसको जरूर मान सकते हैं। और इस बात से लगभग सारे इतिहासकार एक मत है कि भाई अंग्रेजों को भारत से निकालने का एक प्लान तो बनाया गया है। ठीक है, तो यही 1857 की क्रांति है, मालेसन के स्टेटमेंट से आप याद रख लेना। फिर 1857 क्रांति के अपन फटाफट रिवीजन करते हैं। तो असफलता के कारण में देखते हैं कि एकता, संगठन और साधनों की कमी थी। जीनत महल का वो जो याद आता है अपने को कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि वार्ता के लिए आगे बढ़ती है, हालांकि ये क्रांतिकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र था और उसका भी प्रयास किया जाता है। फिर नेतृत्व में भिन्नता पाई जाती है, अपन ने देखा है कहां पे, दिल्ली में तो कौन नेतृत्व कर रहा है ना, कानपुर, झांसी, ग्वालियर में कौन नेतृत्व कर रहा है, अवध में कौन नेतृत्व कर रहा है, तो सब जगह का नेतृत्व अलग अलग है, तो नेतृत्व में भिन्नता है। सीमित क्षेत्र में प्रसार है इसका, बहुत सारी छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं को क्रांति का जामा पहना दिया गया था, यह सीमित क्षेत्र में प्रसार को दिखाता है। फिर योग्य और कुशल नेतृत्व की कमी थी, है ना, योग्य कुशल नेतृत्व की कमी है। अंग्रेजी सेना नायक योग्य है, कुशल भी है, और बहादुर शाह जफर 80 साल के हैं, बुढ़े। फिर अपन देखते हैं यदि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये बात लिखता है जॉन लॉरेंस। अनियोजित योजनाएं और भविष्य का दृष्टिकोण बिल्कुल अस्पष्ट है, इसलिए भी ये हारे हैं, ये इसलिए असफल रहे हैं। वीडी सावरकर के स्टेटमेंट के हिसाब से लोगों के सामने अगर कोई स्पष्ट आदर्श होता, ठीक है, ये स्पष्ट आदर्श की कमी है सब कुछ और कुछ नहीं है। अगर ये इनके सामने, लोगों के सामने स्पष्ट आदर्श होता तो उन्हें हृदय से आकर्षित कर सकता, तो क्रांति का अंत उतना ही अच्छा होता जितना कि क्रांति का आरंभ हुआ था, मेरठ से जो क्रांति चली थी। फिर व्यापारी, शिक्षित मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों ने इसमें क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। और डब्ल्यू एच रसेल ने कहा है कि यदि भारतीय उत्साह के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र ही समाप्त हो जाते। फिर अपन ने देखा है निश्चित समय से पहले ही क्रांति का आरंभ हो गया था। 31 मई को क्रांति शुरू करनी थी प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन 10 मई को शुरू कर दी गई थी मेरठ से। यदि तय समय पर सभी स्थानों पर क्रांति शुरू होती तो अंग्रेजों के लिए भारत विजय संभव न था। ये मालेसन का स्टेटमेंट है, मालेसन की किताब वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन म्यूटिनी इन 1857। फिर क्रांति के, अच्छा, फिर इसकी सफलता क्या है, सारी क्या असफल ही रही क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सफलता में इसमें यही है कि इसने जो भावी राष्ट्रीय आंदोलन है उसके लिए प्रेरणा का काम किया। जो भारत का पूरी तरह से जो राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा उसके पीछे प्रेरणा का काम किया है 1857 की क्रांति ने। फिर अपन देखते हैं क्रांति का स्वरूप कैसा था। तो कुछ सैनिक विद्रोह मानते हैं इसको, JW मालेसन, ट्रेवेलियन, जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, P.E. रॉबर्ट्स, होम्स और चार्ल्स राइट्स, ये सब क्या मानते हैं इसको, सैनिक विद्रोह। कुछ भारतीय भी सैनिक विद्रोह मानते हैं, मुंशी जीवनलाल और मुहिद्दुद्दीन जो दिल्ली में थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय बरेली में थे, सर सैयद अहमद खां बिजनौर में थे, ये सब किसको क्या मानते हैं, सैनिक विद्रोह। फिर दिल्ली में एक और आदमी है मिर्जा गालिब, हालांकि वो सैनिक विद्रोह नहीं मानता है, लेकिन मिर्जा गालिब कहां से संबंधित है, जिनके शहरों में हमें कुछ न कुछ भारतीय की 1857 की क्रांति की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो मिर्जा गालिब कहां पे थे उस समय, क्रांति के प्रत्यक्ष दर्शक है ना, उस समय क्रांति की जगह पे मौजूद थे दिल्ली में। फिर सर सैयद अहमद खां बिजनौर के थे और इन्होंने द केस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858 और असबाब बगावत हिंद 2 किताबें लिखी 1857 की क्रांति में। बिजनौर में अपने क्या थे, ये अपने पोस्ट पे थे, न्यायाधीश की पोस्ट पे तैनात थे। फर्स्ट भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर लिखा। जॉन सीले ये मानता है कि ये पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। फिर अपन देखते हैं ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह भी कुछ लोग मानते हैं। और मेजर एडवर्ड, भारत पर अधिकार करने का हमारा जो पहला प्रथम उद्देश्य है वो इसी को ईसाई धर्म में तब्दील करना ही है। तो ये मेजर एडवर्ड बोलता है। LER रिज, है ना, जो एक ईसाई धर्म प्रचारक हुआ करते थे दोनों ही, और रिज मानते हैं कि कट्टरपंथी और धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान था। कुछ लोग मानते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध विद्रोह है। सभ्यता जो है ये मानने वाले हमें हैं TR होम्स और जेम्स आउटरम और W टेलर तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं। जॉन विलियम काई जो है अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया, इसमें श्वेत जाति और काली जाति के मध्य संघर्ष मानते हैं। फिर मुस्लिम राज्य की स्थापना का षड्यंत्र मानते हैं P.E. रॉबर्ट्स, और ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति मानते हैं इवेंजिकल्स विचारधारा, जिसको और ईसाई मिशनरी। ठीक है। फिर राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं बेंजामिन डिजरायली, जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और बाद में यूके के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं,
पूरा भारत एक साथ यूएसए के विरुद्ध था, ये बात बेंजामिन डिसरायली मानते हैं। फिर जॉन ब्रूस नॉर्टन मानते हैं इसको जन विद्रोह। लाला लाजपत राय अपना यंग इंडिया में लिखते हैं कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय और राजनीतिक दोनों थी। ठीक है। फिर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कौन कौन मानते हैं? वीडी सावरकर पहले इतिहासकार हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं इसको, जो भारत का। इसके अलावा पट्टाभी सीतारामैया और एस एन सेन ने भी इसका समर्थन किया था। और एस एन सेन जो है वो इसको दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। एक तो इसको इस समय ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद बिल्कुल नहीं था, राष्ट्रीय भावना बिल्कुल नहीं थी, लोग भारत के लिए नहीं बल्कि अपने स्वहितों के लिए लड़े। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए आरंभ हुआ उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम को भी इनको मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद उस समय भारत में नहीं था। फिर ताराचंद मानते हैं कि ये राष्ट्रीय विप्लव था, और इनकी पुस्तक थी भारत में राष्ट्रवाद। किसकी पुस्तक है? ताराचंद की पुस्तक। और ये इसको राष्ट्रीय विप्लव मानते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह इसको मानते हैं। मार्क्स और एंजल्स जो है वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति मानते हैं। मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर एक किताब लिखी है, इसका नाम है, किताब नहीं कह सकते इसको, एक पत्र भी कह सकते हैं आप, और उसका नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 से 1859 तक। फिर नेहरू का स्टेटमेंट याद रख लेना, ये शुरू तो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, बाद में जन विद्रोह बन गया और अंततः स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। स्टैनले वुलपर्ट कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह से ज्यादा है लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से कुछ कम है। हाशिम मजूमदार कहते हैं कि जो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है ना, वो न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये था आज का अपना लेक्चर। कल अपन जो है कि क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए, उन परिणामों पर चर्चा कर लेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।